अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पोलियो। पोलियो एक डिजीज़ है जिसे पोलियोमाइलाइटिस भी कहा जाता है। और इस वर्ड का ज़रा मतलब समझते हैं। पोलियो निकला है ग्रे से, ग्रे यानी ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। माई का मतलब बनता है स्पाइनल कॉर्ड, माई मीन स्पाइनल कॉर्ड। एंड आइटिस जहाँ पर भी आता है तो समझ लीजिए इन्फ्लामेशन हो रही है। So inflammation in the gray matter of spinal cord or just inflammation in spinal cord is called poliomyelitis. इन्फ्लामेशन आप जानते हैं, रेडनेस, पेन, स्वेलिंग, ये सारी कंडीशन इन्फ्लामेशन से रिलेट करती हैं। जैसे कि हेपेटाइटिस, आइटिस आखिर में आ रहा है ना, इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर। मेनिंजाइटिस, आखिर में आइटिस आ रहा है, इन्फ्लामेशन इन द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन। सो जहाँ पर भी आइटिस आता है वहाँ पर इन्फ्लामेशन आप समझ लीजिएगा। सो पोलियोमाइलाइटिस एक डिजीज़ है जो कि वायरल डिजीज़ है, जिसमें क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ नर्व्स हो रही हैं इन स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो आपका होता है ना, उसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ नर्व्स हो रही होती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूरॉन्स हो रही होती है। और ये डिस्ट्रक्शन कौन काज कर रहा होता है, एक स्पेसिफिक वायरस काज कर रहा होता है जिसे पोलियो वायरस बोलते हैं। और ये वायरस कौन सा वायरस होता है, ये आरएनए वायरस होता है, यानी इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। और ये नॉन इन्वेलप्ड वायरस होता है, यानी इसके आउटर मोस्ट कवरिंग इन्वेलप नहीं होती, लिपोप्रोटीन से मिलकर नहीं बनी होती, बल्कि आउटर मोस्ट कवरिंग इसकी कैप्सिड होती है। ओके, अब हम देखते हैं कि ये कैसे स्पाइनल कॉर्ड में इन्फ्लामेशन काज करता है, कैसे फिर न्यूरॉन्स की डिस्ट्रक्शन होती है, और न्यूरॉन्स की डिस्ट्रक्शन की वजह से फिर कौन से सिम्टम्स अपीयर होते हैं। ठीक है, फिर इसकी ट्रीटमेंट क्या है, प्रिवेंशन क्या है, ये सब इस लेक्चर में देखते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग हम अगर देखें तो नर्वस सिस्टम जो है हमारा, वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, राइट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी आगे दो पार्ट्स होते हैं, एक ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड आप जानते हैं इस तरीके से, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड निकलता है और ये वर्टेब्रल कॉलम के अंदर रिजाइड किया होता है। ओके, स्पाइनल कॉर्ड से फिर कुछ नर्व्स निकल रही होती हैं जिन्हें मोटर नर्व्स बोलते हैं। और ये जो नर्व्स होती हैं ना, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। और शुरू में ये मोटर नर्व्स होती हैं और आगे जाकर इनका कनेक्शन सेंसरी न्यूरॉन्स या सेंसरी नर्व्स के साथ भी हो जाता है। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मोटर और सेंसरी न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। हो गया क्लियर यहाँ तक? ओके, नाउ वायरस एंटर्स द बॉडी थ्रू माउथ एंड देन मल्टीप्लाइज इन थ्रोट एंड इंटेस्टाइन। जो पोलियो वायरस है ये हमारी बॉडी के अंदर माउथ से एंटर होता है और ये थ्रोट की जो म्यूकोसल सेल्स होते हैं वहाँ पर मल्टीप्लाई करता है। म्यूकोसल लाइनिंग वाले जो म्यूकस सिक्रीट करने वाले सेल्स हैं उनमें एंटर होता है और मल्टीप्लाई होता है। फिर यहाँ से कुछ वायरस एंटर नीचे उतरता है, स्टोमक में जाता है, स्टोमक से होता हुआ सीधा इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है। और इंटेस्टाइन के अंदर भी म्यूकोसल सेल्स में मल्टीप्लाई होता है, अपनी ग्रोथ बढ़ाता है। फिर करते करते इंटेस्टाइन से ये ब्लड में एंटर हो जाता है। ठीक है, और ब्लड में एंटर होने के बाद ये सीधा पहुंच जाता है स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, अब ये जब स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचता है तो वहाँ पर मोटर नर्व्स को इन्फेक्ट करता है। यहाँ पर देखिए ये स्पाइनल कॉर्ड है और स्पाइनल कॉर्ड से मोटर नर्व्स निकल रही हैं। कुछ नर्व्स हाथों में जा रही हैं, कुछ टांगों में जा रही हैं, कुछ रिब्स में जा रही हैं, कुछ फेस को कंट्रोल कर रही हैं, फेस में जा रही हैं, सेंसेस ले रही हैं हर जगह से। सो ये जो नर्व्स जा रही हैं ना, ये डायरेक्ट जो निकल रही हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, वो मोस्टली मोटर न्यूरॉन्स होती हैं। ठीक है, फिर आगे जाकर सेंसरी न्यूरॉन से भी उन नर्व्स का कनेक्शन हो जाता है। सो वहाँ पर जाकर ये मोटर नर्व्स को इन्फेक्ट कर देता है ये वायरस। ठीक है, सपोज वायरस यहाँ पर आकर पहुँच चुका है और यहाँ पर जाकर स्पाइनल कॉर्ड में पहुँचकर इन्फेक्शन काज किया है और ये जो नर्व्स निकल रही हैं मोटर नर्व्स, इनको इन्फेक्ट कर दिया इसने, इनमें अपनी मल्टीप्लिकेशन या इनको इन्फेक्शन काज कर दिया। अब क्या होगा, इन रिटर्न बिकॉज ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इन्फ्लामेशन इन स्पाइनल कॉर्ड अकर एंड सिग्नल फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर नो लॉन्गर रिसीव्ड फ्रॉम इन्फेक्टेड नर्व एरिया विच लीड टू मसल एट्रोफी एंड मसल श्रिंक्स। ओके, अब यहाँ पर वायरस ने इन्फेक्शन काज कर दिया तो आपको पता है इम्यून रिस्पॉन्स क्या करता है, ऐसे सेल्स जिनमें वायरस मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं उनको किल करता है। सो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स आकर ये जो नर्व्स यहाँ से रिलीज़ हो रही है ना, इनको किल कर देगा इम्यून रिस्पॉन्स। अब ये जो सपोज ये वाली नर्व्स जा रही थी हमारी टांगों के अंदर। ठीक है, अब जहाँ से हमारी टांगों में कनेक्शन जो है
सेंसरी कनेक्शन और मोटर कनेक्शन जो है वो जाना बंद हो चुका है। ठीक है, अब क्योंकि नर्व्स किल कर दिए हैं हमारे इम्यून रिस्पांस में, और इस रिस्पांस को इन्फ्लामेशन भी हम कह सकते हैं। इसके नतीजे में इन्फ्लामेशन होती है जहाँ पर रेडनेस, पेन, मसल एक्चेस, कुछ भी कंडीशंस आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो ये जो है नर्व्स जो हैं इन्होंने काम करना छोड़ दिया है। सपोज़ इन्होंने टांगों में जाना था और एक टांग में वाली, सपोज़ इस साइड वाली जो है नर्व वो डैमेज हो चुकी है। अब आपकी टांग में कोई सेंसेशन नहीं आ रही, ठीक है, सेंसेशन नहीं आएगी तो क्या होगा, आपका वो वाला एरिया काम नहीं करेगा। वो वाला एरिया काम नहीं करेगा तो करते 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 उसके मसल लूज़ होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हमारी बॉडी में उस एरिया में न्यूट्रिशन जाना कम हो जाएगी। ये इसी तरह होता है जैसे कोई बॉडी बिल्डर होता है, वो मसल अपने जो है एक्सरसाइज करता है तो उसके मसल की ग्रोथ होती है, और एक ऐसा बंदा जो बिल्कुल कोई एक्सरसाइज नहीं करता तो उसके मसल बिल्कुल वीक होते हैं। क्यों वीक होते हैं? क्योंकि उसे इतने काम की ज़रूरत नहीं है। सो आपका जो एक स्पेसिफिक एरिया है वहाँ पर न्यूरॉन्स सेंसेशन नहीं आ रही, तो आपका माइंड समझ रहा है ये एरिया मेरे साथ नहीं है, तो वहाँ पर न्यूट्रिशन जाना भी कम हो जाती है और वो एरिया जो है सिकुड़ना शुरू हो जाता है, श्रिंक होना शुरू हो जाता है। और एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, मसल एट्रोफी काज हो जाती है, यानी वो मसल वेस्ट हो जाता है। ठीक है, काम करना छोड़ देता है, और सिंपली, बहुत सिंपली बताऊं तो पैरालाइज हो जाता है वो मसल। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन पोलियो डिजीज़। ओके, विक्टिम इसके कौन कौन होते हैं, शिकार इसका कौन हो सकता है? मोस्टली चिल्ड्रन बट नो एज इज एक्सेप्टेड। मोस्टली ये डिज़ीज़ बच्चों में काज होती है, बट इसमें यह नहीं है कि ये किसी और एज के बंदों में ये डिज़ीज़ काज नहीं होगी, किसी के अंदर भी ये डिज़ीज़ काज हो सकती है, बट मोस्टली बच्चों में काज होती है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है वो बिल्ड हो रही होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी नहीं होती, वहाँ पर ये डिज़ीज़ काज हो जाती है। ट्रांसमिशन की अगर हम तरफ चलें तो ट्रांसमिशन यानी ये डिजीज़ कैसे ट्रांसमिट होती है? थ्रू स्नीजिंग, कफिंग एंड फ्रॉम कॉन्टेमिनेटेड वाटर एंड फूड विद फीसेस। स्नीजिंग, कोई छींकता है, खांसता है, तो खांसी से भी और छींक से भी ये जो है डिज़ीज़ दूसरे बंदे में, अगर वो ड्रॉपलेट्स वो इनहेल करता है, उनमें वायरसेस होते हैं क्योंकि म्यूकोसल लाइनिंग से वो निकल के आ रहे होते हैं, तो वो इन्फेक्ट हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है? कॉन्टिमिनेटेड वाटर एंड फूड विद फीसेस, क्योंकि ये इंटेस्टाइन में भी ये वायरस प्रेजेंट है तो फीसेस के साथ भी ये वायरस एनवायरनमेंट में रिलीज़ होता है। सो कॉन्टिमिनेशन हो रही है, सैनिटाइजेशन का निज़ाम, निकासी का निज़ाम अच्छा नहीं है पानी की, तो पानी में शामिल हो सकते हैं फीसेस, तो पानी में ये वायरस एंटर हो जाएगा तो पानी आप पिएंगे, या फूड के साथ इंटैक्ट हो सकता है, हाथ प्रॉपरली नहीं धोए फीसेस के बाद, तो ऐसा कोई भी कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर वाला जो रिसोर्स हैं वहाँ से ये वायरस एंटर हो सकता है। सो हम कह सकते हैं ये वायरस हाईली कॉन्टेजियस है, यानी एक बंदे से दूसरे बंदे में आसानी से फैल सकता है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड की तरफ चलते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड उस पीरियड को बोलते हैं जब सिम्टम अपीयर होने से पहले पहले जो वायरस आपके बॉडी के अंदर अपनी ग्रोथ कर रहा होता है। सो इंक्यूबेशन पीरियड इज 7 to 14 डेज। सिम्टम्स की तरफ चलते हैं। पोलियो इन मोस्ट सिवियर फॉर्म कैन कॉज पैरालिसिस एंड डेथ। जो पोलियो की मोस्ट सिवियर फॉर्म है, वैसे पोलियो को सिवियर फॉर्म ही बोलते हैं। ठीक है, पोलियो को, इसकी जो पहली दो फॉर्म्स हैं उनको पोलियो हम नहीं बोलते, यानी जैसे कि एड्स जो है वो मोस्ट सिवियर फॉर्म होती है, इसी तरीके से पोलियो भी मोस्ट सिवियर फॉर्म होती है। तो इसमें डेथ भी काज हो सकती है और पैरालिसिस भी हो सकता है, आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे। 90 to 95% कॉजेज केसेज आर एसिम्टोमेटिक। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये वायरस एंटर होता है तो हमारी इम्यूनिटी वहाँ पर ये से किल कर देती है और कोई सिम्टम अपीयर नहीं होते। 90 to 95% लोगों में अगर ये वायरस एंटर होता है तो वहाँ पर सिम्टम अपीयर नहीं होंगे, ये वायरस किल हो जाएगा। 4 to 8% केसेस आर सिम्टोमेटिक नॉन पैरालिटिक, जबकि 4 से 8% लोगों के अंदर ये वायरस एंटर होगा तो कुछ थोड़े बहुत सिम्टम काज करेगा, लेकिन वो पैरालिटिक सिम्टम नहीं होंगे, यानी उनमें आपकी बॉडी का कोई स्पेसिफिक एरिया मफलूज नहीं होगा, आपको फालिज नहीं होगा। तो आप देख पा रहे हैं ज़्यादा परसेंटेज में ये वायरस एंटर होता है तो हमारी बॉडी में कुछ भी नहीं करता, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इसे किल कर देता है। एनीवे 0.5% इंडिविजुअल गेट पोलियो और पैरालिटिक पोलियो। सिर्फ 0.5% लोगों में ये वायरस पोलियो काज करने की सलाहियत रखता है। सपोज 200 लोगों में से एक बंदा जो है, उस 200 लोगों में वायरस एंटर हुआ, उनमें से एक बंदे को जो है वो पैरालिसिस होगा। सो इसे हम पैरालिटिक पोलियो कह सकते हैं। ठीक है, ओके। पोलियो के अगर हम टाइप की बात करें तो नॉन पैरालिटिक पोलियो के सिम्टम्स क्या होते हैं?
जो मैंने आपको बताया 4 to 8% लोगों में हो रहा होता है। सो उसके सिम्टम्स पहले देखते हैं। नॉन पैरालिटिक पोलियो के जो सिम्टम्स होते हैं वो फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि फ्लू के सिम्टम्स होते हैं, नज़ला ज़ुकाम के, बुखार, खांसी। इस तरीके से आपको नॉन पैरालिटिक पोलियो के इनिशियल सिम्टम्स भी ऐसे ही मिलेंगे। जो सेकंड टाइप है जिसे पैरालिटिक पोलियो बोलते हैं, जो 0.5% इंडिविजुअल्स में काज होती है ये पैरालिटिक पोलियो, तो इसके इनिशियल सिम्टम्स फ्लू लाइक ही होते हैं, बट लेटर ऑन सिवियरिटी अकर हो जाती है। और ये किन में होती है? 0.5% इंडिविजुअल में। बहुत कम रेशो है, बट स्टिल इट इज़, अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा, अगर कम्युनिटी है, हज़ारों लोग हैं, उनमें ये वायरस एंटर हो चुका है, तो उनमें फिर सैकड़ों को ये डिज़ीज़ लग सकती है। सो उस हिसाब से देखा जाए तो ये नुकसानदेह है काफ़ी। ओके, उन पैरालिटिक पोलियो के पेशेंट्स में क्या होगा? लॉस ऑफ मसल रिफ्लेक्सेस। मसल रिफ्लेक्स बोलते हैं, सपोज इस एरिया में नर्व की डैमेज हो चुकी है, तो इससे कोई सेंसेशन नहीं आ रही होगी, ठीक है, ये सेंस करने की सलाहियत खो चुका है, क्योंकि इसमें मसल रिफ्लेक्स नहीं हो रहा। एक रिफ्लेक्स आर्क, ये फिनोमेना हम डिटेल से स्टडी भी करेंगे। सो मसल रिफ्लेक्सेस में लॉस अकर हो जाता है, कोई सेंसेशन नहीं आ रही होती। मसल पेन होता है, जो स्पेसिफिक एरिया, उनमें शुरू में पेन, बहुत शदीद पेन और स्पाज़म आपको फील होगा। स्पाज़म मीन वो जगह आपको ऐसे लगे कि उसमें जो है करवट आ चुकी है, या हम मरोड़ बोलते हैं, तो वो वाली फीलिंग्स आपको आएंगी। एंड फ्लॉपीनेस, और वो जो एरिया है वो टेंडर हो जाएगा, नरम हो जाएगा। सपोज यहाँ से आगे ये चीज़ इस तरीके से, इसमें इस बाजू पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं रहा, तो फ्लॉपीनेस आ गई, ठीक है। ये कंडीशन आपको पैरालिटिक पोलियो में नज़र आएंगी, यानी फालज हो चुका है इस एरिया में, ये अब काम का नहीं रहा। ओके, ये जो पैरालिटिक पोलियो है, फिर ये भी 3 टाइप्स का होता है। एक स्पाइनल पोलियो। स्पाइनल पोलियो में क्या होता है? आर्म्स एंड लेग्स में पैरालिसिस अकर होता है। सपोज अगर मेरे इस बाजू में पैरालिसिस अकर हो चुका है, तो ये स्पाइनल पोलियो होगा। अगर मेरी टांग में पैरालिसिस हो चुका है तो स्पाइनल पोलियो होगा। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल स्पाइनल पोलियो, जिसमें आर्म्स और लेग्स आपकी पैरालाइज हो जाती हैं। बल्बर पोलियो जो सेकंड टाइप है, वायरस इन्फेक्ट न्यूरॉन्स एंड ऑफ डायफ्राम, हैंस ब्रीदिंग डिफिकल्टी अकर। अब जानते हैं कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, इससे कुछ नर्व जो हैं आपके डायफ्राम मसल को कंट्रोल कर रही होती हैं, और डायफ्राम मसल क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, जिसकी वजह से हम सांस लेने में हमें आसानी होती है। तो अगर उसकी नर्व्स डैमेज हो चुकी हैं, तो वो डायफ्राम का मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो पाता ठीक तरीके से, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी होती है। सो ऐसे पेशेंट्स को कुछ इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए सांस प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। सो ये थोड़ी सी ज़्यादा सीवियर कंडीशन है एज़ कम्पेयर टू स्पाइनल पोलियो। इसमें डेथ भी अगर हो सकती है, क्योंकि आप सांस नहीं ले सकेंगे ठीक तरीके से, तो डेफिनेटली डेथ अकर होगी। ओके, जो थर्ड टाइप है वो बल्बो स्पाइनल पोलियो। ये इन दोनों से सीवियर है, क्योंकि इन दोनों की जो करैक्टर्स हैं इस एक टाइप की पोलियो में प्रेजेंट होते हैं। यानी ऐसे बंदों को आर्म्स और लेग में भी पैरालिसिस भी होगा, और साथ में इनका डायफ्राम भी काम नहीं कर रहा होगा। सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड बल्बो स्पाइनल पोलियो। सो ये पोलियो की डिजीज़ काफ़ी लीथल है, आल्दो ये बहुत कम लोगों को इन्फेक्ट करती है। इन्फेक्शन तो एंटर होता है, बट बहुत कम लोगों में सिम्टम शो करती है ये डिज़ीज़, बट स्टिल इट इज़ वेरी लीथल। जिन लोगों में सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं वो फिर बहुत ज़्यादा बुरे हालात से गुजरते हैं। ओके, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, कुछ मेडिकेशन, कुछ हीटिंग पैड, कुछ वार्म टावल प्रोवाइड किए जाते हैं। ऐसे एरिया जहाँ पर दर्द हो रहा है वहाँ पर शुरू में रखे जाते हैं, बट डेफिनेटली इसका कोई इलाज तो है नहीं, तो इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय वैक्सीनेशन। इसकी वैक्सीन अवेलेबल हैं, तो वैक्सीन देकर हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और वैक्सीनेशन हमेशा पहले दी जाती है। जिन बंदों को डिजीज़ काज हो जाती है उन पर वैक्सीनेशन काम नहीं करती। 2 टाइप की वैक्सीन्स प्रेजेंट हैं पोलियो की। इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस, IPV इसे बोलते हैं, और ये किल्ड फॉर्म ऑफ वायरस होता है। पोलियो वायरस किल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है और इंजेक्शन के ज़रिए दिया जाता है, और ये बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं होता। इस पर फिर कभी डिटेल में बहस करेंगे। ये किल्ड फॉर्म में होता है, और ये पाकिस्तान में आप देखे होंगे कि पाकिस्तान में ये वैक्सीनेशन नहीं दी जाती। पाकिस्तान में जो सेकंड टाइप की वैक्सीनेशन है, जिसे ओरल पोलियो वैक्सीन बोलते हैं, OPV, वो दी जाती है। वो क्या होती है? वीक स्ट्रेन ऑफ पोलियो वायरस होता है, जो आपके माउथ के रास्ते से डाला जाता है आपकी बॉडी के अंदर, और आपकी बॉडी उस वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है, और जब लीथल वायरस आपकी बॉडी में एंटर होता है तो उस वायरस को आपकी बॉडी की इम्यूनिटी किल कर देती है। बट बहुत कम बारी ऐसा होता है, ये जो वीक स्ट्रेन होता है वायरस का, जो हम पोलियो वैक्सीन के ज़रिए देते हैं,
वो भी वायरुलेंट स्टेज में चला जाता है, बट इसकी रेशियो बहुत ज़्यादा कम होती है। एनीवे, पोलियो इज़ प्रेजेंट ओनली इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड नाइजीरिया। पूरी दुनिया में पोलियो का खात्मा हो चुका है, बट ये 3 कंट्रीज़ ऐसे हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नाइजीरिया, जिनमें पोलियो अभी भी इसके कुछ केसेस आपको देखने को मिलते हैं। अगर हमने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नाइजीरिया से पोलियो का खात्मा कर दिया तो ये थर्ड डिजीज़ होगी वर्ल्ड वाइड जिसका वैक्सीनेशन के ज़रिए हमने खात्मा किया है। आफ्टर स्मॉल पॉक्स और एक और कोई डिज़ीज़ है, उसके बाद ये तीसरी डिज़ीज़ होगी। एनीवे, होपफुली आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।